आप सभी को पता होगा कि इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो भारत के द्वारा ही जितने जो भी मुद्दे होंगे, जो भी बैठकें होंगी, वह भारत के द्वारा ही होस्ट की जाएंगी। तो इसलिए ये G20 चर्चा में है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एग्जाम के लिए। तो G20 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा स्वागत करता हूँ। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसके लोगो से बन सकते हैं, यानी कि इसके लोगो में आपको दो कलर याद रखने होंगे। एक तो रखना होगा ग्रीन कलर, एक कलर याद रखना होगा आपको ऑरेंज। ये लोगो से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से कलर थे। उसके बाद लोगो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारत लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में, उसके बाद लिखा हुआ है इंडिया, और इसकी थीम रखी गई है इस साल वसुदेव कुटुंबकम। अब दोस्तों मैं वसुदेव कुटुंबकम का आपको अर्थ बताऊं तो इसका हो जाता है अर्थ एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम यह पढ़ने वाले हैं कि G20 आखिरकार चर्चा में क्यों है। उसके बाद G20 ना रहकर अब G21 हो गया है। दरअसल दोस्तों इसमें अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया है। अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 देश है। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में स्थित है। तो हम अफ्रीकन यूनियन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि G20 के आखिरकार कार्य क्या क्या है। ठीक है, G20 के कार्य क्या क्या है। उसके बाद G20 के समूह देश कौन कौन से हैं। ठीक है, समूह देश कौन कौन से हैं G20 के। G20 की प्रमुख बैठकें आयोजित की गई थी। 55 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की गई थी। तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद आखिर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि शेरपा आखिर है क्या। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ट्राइका क्या है। शेरपा नेपाल की एक जनजाति है और ट्राइका क्या है, हम ये भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार यह चर्चा में क्यों है। दरअसल दोस्तों 2008 से G20 की निरंतर बैठकें होती जा रही है। हर साल इसकी निरंतर बैठकें की जा रही है, लेकिन भारत को एक बार भी इसकी अध्यक्षता नहीं मिली है अभी तक। और यह पहली बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री रहते समय भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। तो यह पहली बार हुआ है कि भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो चर्चा में इसलिए है कि पहली बार भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है और इस साल G20 की अध्यक्षता भारत को है, यानी कि जितनी भी बैठकें आयोजित होने वाली है, जो भी मुद्दे होंगे उन्हें भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा। ठीक है, उन्हें भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा। और इसकी जो मुख्य बैठकें हैं वह 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित की गई है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित की गई है। और आपने एक हेडलाइन भी सुनी होगी कि दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, ये प्रगति मैदान है जिसको कैसे सजाया जा रहा है। और ये रही नटराज की मूर्ति, तो आप इस नटराज की मूर्ति को भी याद रखें। अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार G20 है क्या। दोस्तों G20 अर्थात ग्रुप ऑफ 20, यह 19 देश और इसमें यूरोपियन यूनियन शामिल है। ठीक है, दरअसल इसकी स्थापना कब की गई थी? 1999 में। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि 1997 में आर्थिक मंदी चल रही थी एक। तो आर्थिक मंदी कहां पे चल रही थी? वह चल रही थी ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इसकी आर्थिक मंदी चल रही थी। उस आर्थिक मंदी से उभरने के लिए G20 देशों ने एक G20 का निर्माण किया गया था। तो G20 में कौन कौन से देश शामिल है? इसमें G7 के सारे देश शामिल है। और G20 के देश ज्यादातर इसमें जो एशिया के देश हैं वह भी इसमें शामिल है। और इसमें यूरोपियन यूनियन को भी शामिल किया गया है। इसकी स्थापना विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों के एक अनौपचारिक समूह ने की है। इसका उद्देश्य मध्यम आय के देशों को शामिल
करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। जैसा कि मैंने बताया कि आर्थिक मंदी से उभरने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और G20 विश्व का कितना योगदान रखता है जीडीपी में, तो लगभग विश्व यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में यह 80% से भी अधिक योगदान रखता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% हिस्सा रखता है और विश्व की आबादी का 60% हिस्सा G20 ही रखता है। अब जो G20 की जो बैठकें आयोजित की गई थी 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, उसमें किन किन देशों को बुलाया गया है? तो 9 देशों को बुलाया गया है और 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी बुलाया गया है। 9 देश कौन कौन से हैं? एक तो है नीदरलैंड, एक है इजिप्ट, उसके बाद है यूनाइटेड अरब अमीरात, उसके बाद है ओमान, उसके बाद है बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस, नाइजीरिया और स्पेन। दोस्तों आपको ये सारे देश याद रखने होंगे क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है कि किन किन देशों को आमंत्रित किया गया था। आपने बांग्लादेश की जो सीएम है शेख हसीना को देखा होगा टीवी चैनल पे, वो नरेंद्र मोदी के साथ दिख रही थी उस बैठक में। लेकिन याद रखिए कि ये भी जितने भी देश है ये G20 में शामिल नहीं है, इनको केवल आमंत्रित किया गया है। उसके अलावा जो 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे कि IMF हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, ऐसी 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी इसमें आमंत्रित किया गया था। अब G20 के सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। दरअसल इसमें अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ब्राजील शामिल है, कनाडा शामिल है, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका, और ये दोनों यूरोपियन यूनियन ही है, यानी कि इसमें टोटल 20 देश शामिल है। और यूरोपियन यूनियन से आप क्या याद रख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन का जो झंडा है ना वो नीले कलर का है और इस झंडे में 12 सितारे हैं। कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले यूरोपियन यूनियन से तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। अब G20 ना रहकर G21 हो गया है। दरअसल दोस्तों 9 और 10 सितंबर को बैठक आयोजित हुई है, उसमें जो अफ्रीकन यूनियन है उसको शामिल कर लिया गया है G20 के अंदर। अफ्रीकन यूनियन बहुत ही दिनों से कोशिश कर रहा था कि उसे इसमें शामिल कर लिया जाए, ठीक है, बहुत बैठकों में सोच रहा था कि अब शामिल किया जाए, अब शामिल किया जाए, लेकिन आखिरकार भारत की अध्यक्षता में ही अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल कर लिया गया है। दोस्तों अफ्रीकन यूनियन से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? एक तो इसका मुख्यालय से क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसका मुख्यालय अदिस अबाबा जो कि इथोपिया की राजधानी है, और यह 55 देशों का समूह है। अफ्रीकन यूनियन टोटल 55 देशों का समूह है। और यूरोपियन जो संघ है, ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि इसमें कैसे देश शामिल है। देखो 19 तो देश हो गए, एक यूरोपियन यूनियन हो गया और एक अफ्रीकन यूनियन हो गया, तो अब यह G21 हो गया है। तो मैंने अफ्रीकन यूनियन के बारे में आपको यहां पे बता दिया कि अफ्रीकन यूनियन क्या है, इसका मुख्यालय कहां पे है, और अफ्रीकन यूनियन की जो स्थापना की गई थी उसका उद्देश्य यह है ताकि अफ्रीका की जो देश है उनमें एकता स्थापित की जाए। और यूरोपियन संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है, तो यह भी आप याद रखें। और इसका उद्देश्य वही सतत विकास करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ
आवाज उठाना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, यह इसकी स्थापना का उद्देश्य था। और जो इसकी आधिकारिक मुद्रा है जिसका आप लोगो देख सकते हैं, उसको 1998 में मान्यता दी गई थी, यानी कि इसको स्वीकृत कर लिया गया था। अब दोस्तों, जो अफ्रीकन यूनियन है, जिसके बारे में मैंने बताया कि टोटल 55 देशों का समूह है अफ्रीकन यूनियन, 55 देशों का समूह है। अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है अजाली ओसोमेनी। अजाली ओसोमेनी इसके चेयरमैन है अफ्रीकन यूनियन के। और आपको यह दिख रहा है ना, ये पहिया, ये कोणार्क सूर्य मंदिर है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि ओडिशा में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि ओडिशा में स्थित है। और ये कोणार्क सूर्य मंदिर है ना, इसको ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी से किस प्रकार से हाथ मिला रहे हैं। आगे चलते हैं। G20 के आखिरकार कार्य क्या क्या है? G20 के कार्य दो प्रकार से डिवाइडेड किए जाते हैं। G20 के कार्य दो प्रकार से डिवाइडेड किए जाते हैं। एक में होता है वित्तीय ट्रैक, एक में होता है शेरपा ट्रैक। जो वित्तीय ट्रैक होता है वो वित्त से संबंधित समस्याओं को हल करता है, वित्त से संबंधित समस्याओं के ऊपर बैठ के आयोजित करता है। और जो शेरपा ट्रैक होता है उसके कार्य वित्त से हटकर होते हैं, जैसे कि पर्यावरण मुद्दों को लेकर बात करना, शिक्षा को लेकर बात करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करना, चिकित्सा को लेकर बात करना, ये शेरपा ट्रैक के कार्य हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला जो कार्य है वो फाइनेंस ट्रैक के द्वारा किया जाता है। और फाइनेंस ट्रैक की बैठकें भी बुलाई जाती है, उसमें वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं, केंद्रीय बैंक के मंत्री भी शामिल होते हैं, और उनके प्रतिनिधियों के साथ सभी बैठकों का विनिमय किया जाता है, राजकोषीय मुद्दों के ऊपर बातें की जाती है। और दूसरा है शेरपा ट्रैक, और हर साल एक शेरपा को नियुक्त किया जाता है। इस साल के शेरपा है अमिताभ कांत जी, और 2022 में शेरपा थे भारत के पीयूष गोयल जी, जो कि हमारे भारत के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री भी है। शेरपा क्या करता है? राजनीतिक जुड़ाव रखता है, भ्रष्टाचार का विरोध करता है, विकास के ऊपर बात करना, ऊर्जा संसाधनों के ऊपर बात करना, ऐसे बहुत से व्यापक मुद्दे हैं, उनके ऊपर शेरपा ट्रैक कार्य करता है। तो इसके दो प्रकार के कार्य होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ट्राइका आखिरकार है क्या? ट्राइका के बारे में मैं आपको बता दूं कि ट्राइका आखिरकार है क्या, है ना। ट्राइका क्या है ये आप समझिए। देखो, हमारे देश ने अभी इसकी अध्यक्षता की है 2023 में, 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी, और आने वाले 2024 में इसकी अध्यक्षता की जाएगी ब्राजील के द्वारा। तो ट्राइका इन तीनों देशों का समूह है। ट्राइका 3 देशों का समूह होता है, यानी कि वर्तमान में जो बैठक हुई है, इससे पहले जो बैठक हो चुकी है, और भविष्य में जो बैठक होने वाली है। इन तीनों बैठकों में एक समन्वय स्थापित होना चाहिए। जो भी कार्य, अब ऐसे मान लीजिए कि इंडोनेशिया ने जिन भी मुद्दों के ऊपर बात की थी, जिन मुद्दों को उठाया था, जिन मुद्दों के ऊपर कार्य किया था, वह भारत को भी पता होना चाहिए। भारत को उन मुद्दों को अग्रसर के रूप में लेना चाहिए कि हाँ, अब इन जो भी मुद्दे हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे। तो भारत के इस प्रकार से कार्य हो जाएंगे। उसके बाद ब्राजील भी जो भारत जो भी जिन भी मुद्दों के ऊपर बातें करेगा, तो ब्राजील भी उसको आगे बढ़ाएगा। अब दरअसल दोस्तों क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है। वह पिछले वर्ष के अध्यक्ष देश एवं अगले वर्ष के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया।
और प्रक्रिया को ही सामूहिक रूप से, अब जो ये प्रक्रिया है ना इंडोनेशिया की, भारत की, ब्राजील की, इसको ही ट्राइका कहा जाता है। अब आपसे यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्राइका में कौन कौन शामिल है, तो आपको यह तीनों देश अच्छे से याद होने चाहिए, इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील। और मैं आपको बता दूं कि देखो ये पिछले साल का लोगो है इंडोनेशिया का, और इंडोनेशिया की थीम रही थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर। यह इंडोनेशिया की थीम रही थी पिछले साल। आगे चलते हैं। अब दोस्तों शेरपा क्या है आखिरकार? शेरपा क्या है? शेरपा एक नेपाल की जनजाति है जो पहाड़ों पे चढ़ाई करने के उद्देश्य से जानी जाती है, मार्गदर्शक के रूप में जानी जाती है। जब हम नेपाल में अगर घूमने जाएंगे तो नेपाल पे हम जब पहाड़ों पे चढ़ाई करेंगे तो हमारा मार्गदर्शन शेरपा जनजाति के द्वारा ही किया जाता है, तो शेरपा इसलिए जानी जाती है। तो इन्हीं विशेषता को ध्यान में रखकर हर देश में एक प्रतिवर्ष एक शेरपा को नियुक्त किया जाता है, और इस साल शेरपा नियुक्त किया गया है अमिताभ को। और पिछले साल के शेरपा थे पीयूष गोयल जी, जो हमारे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री भी है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। और हर साल एक शेरपा नियुक्त होता है, ऐसा नहीं कि इस साल ही शेरपा हुआ है, हर साल इसका शेरपा नियुक्त किया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको शेरपा समझ में आ गया होगा। उसके बाद प्रमुख बैठकें कहां कहां आयोजित की गई है? वैसे तो 50 शहरों में 200 से अधिक इसकी बैठकें हो चुकी है। जैसे कि पहली शेरपा की बैठक उदयपुर में आयोजित की गई थी, पहली अवकाश बैठक मुंबई में आयोजित हुई थी, वित्त और केंद्रीय बैंक की बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। उसके बाद पहली रोजगार बैठक जोधपुर में आयोजित की गई थी, पहली शिक्षा कार्य की बैठक चेन्नई में आयोजित की गई थी। उसके बाद वाराणसी में अपनी 100वीं बैठक यानी कि कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक वाराणसी में आयोजित की गई थी। कृषि वैज्ञानिकों की बैठक जो कि 100वीं बैठक थी वह वाराणसी में आयोजित की गई थी। उसके बाद पहली पर्यटन मंत्री की कार्य समूह की बैठक कच्छ के रण में आयोजित की गई थी। कच्छ का रण जो कि गुजरात में पड़ता है, आपको पता होगा। उसके बाद G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पे आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। पर्यटन मंत्रियों की बैठक गोवा में आयोजित की गई थी। शिक्षा मंत्रियों की बैठक पुणे में आयोजित की गई थी, और महिला सशक्तिकरण के ऊपर मंत्री स्तर बैठक गांधीनगर में आयोजित की गई थी। तो ये जो भी बैठकें मैंने यहाँ पे लिखी है वो सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए कारगर साबित होने वाला है। तो मैं आपसे अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में।